बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज का हमारा सबक है मुझे कत्ल कर दो। मुझे कत्ल कर दो के मुसन्निफ़ फ़िक्र तौंसवी हैं। वैसे तो सबक के उन्वान को जैसे ही हम अता करते हैं तो मेरा ख़्याल है क्लास में वो बच्चे जो सोए हुए हैं या जो अभी नहीं जाग रहे या इतने अटेंटिव नहीं हैं, वो मुझे कत्ल कर दो सुनने के बाद ज़रूर अटेंटिव हो गए होंगे। खैर, हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 54 से। जब शहर में आए दिन कत्ल की वारदातें होने लगीं तो बेअख्तियार मेरा जी चाहा क्यों ना मैं भी कत्ल हो जाऊं। शहर के हर मामले से मेरा राब्ता रहा है तो इस मामले में शहर से क्यों बिछड़ जाऊं। चुनाचे सुबह की सैर से लौटते हुए यानी सुबह की सैर करने के बाद वापस आते हुए एक दो आदमियों से पूछा भाई कि मुझे कत्ल कर डालो, लेकिन एक ने जवाब दिया कि आज मैं एक कत्ल करके आ रहा हूँ और मैं हफ्ते में सिर्फ़ एक कत्ल करता हूँ, बाकी 6 दिन इबादत खुदा में सर्फ करता हूँ, लिहाजा आपको कत्ल करने का मौका आइंदा हफ्ते दे सकता हूँ। ये मैं बता दूं कि अब हम जो तहरीर पढ़ रहे हैं इसमें मज़ाक का उनसर गालिब होगा। तंज़ भी कहीं कहीं नज़र आएगा क्योंकि हम तंज़ व मज़ाक का इंट्रोडक्शन अपने साबका लेक्चर में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और जहाँ तक फ़िक्र तौंसवी का ताल्लुक़ है तो ये एक मज़ाह निगार की हैसियत से मशहूर हैं और इनकी तहरीर की नुमायाँ जो खूबी है वो यही है कि ये दूसरों के बातन में झांकने के साथ साथ ख़ुद को भी बेदर्दी से बेनकाब करते हैं। अब इसमें भी जब हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह वो दूसरों के बातन में झांकने की कोशिश करते हैं। मज़ीद लिखते हैं, दूसरे आदमी से गुजारिश की तो वो बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने काम के सिलसिले में एक सरकारी अफसर के घर रिश्वत लेने जा रहा हूँ। रिश्वत कत्ल से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगरचे उन कोरे जवाबों से कदरे उदास हुआ। कोरे जवाब यानी साफ जवाब जो है, उदास हुआ लेकिन कमर हिम्मत बांधे रखी। कमर हिम्मत बांधना पक्का इरादा करना मुहावरा है। इरादा जेन्युइन हो, जेन्युइन असली हो, हकीकी हो तो उसकी तकमील में कोई सद्दे राह नहीं हो सकता। सद्दे राह रास्ते की रुकावट। हर रोज़ अखबार में 2-4 कत्लों की खबरें पढ़ता तो मेरा हौसला और बुलंद हो जाता, लेकिन सिर्फ हौसले से कुछ नहीं बनता। कत्ल होने के लिए कातिल का होना ज़रूरी है और मगर कातिल कहाँ से लाऊं। आखिर एक दिन बीवी से कहा, जाने मन, क्या तुम्हें मालूम है कि शहर में आजकल बहुत कत्ल हो रहे हैं। वो बोली, हाँ हो रहे हैं। मैंने कहा, तो क्यों ना हम दोनों भी कत्ल हो जाएं, क्योंकि दोनों जीवन साथी हैं। करप्ट और बददियानत समाज में खामखा जी रहे हैं। करप्ट और बददियानत यानी वही कि बदउनवान, बददियानत जिसमें ईमानदारी ना हो, और करप्शन यानी बदउनवानी के हवाले से इसमें सारी बीमारियां आ जाती हैं। अकरबा परवरी, रिश्वत, जुआ, मतलब जितनी भी सोशल करप्शन है वो सारी इसके अंदर बदउनवानी की झैल में आ जाती है। तो वो कहते हैं हम ऐसे मुआशरे में जी रहे। अब यहाँ पे देखें तो इन जुमलों में हमें तंज़ भी नज़र आ रहा है, मज़ा भी नज़र आ रहा है। वो मज़ाहिया अंदाज़ में किस पे तंज़ करें। तंज़ की झैल में मैंने बताया था कि मुआशरती नाहमवारियों को जब हदफ़ तनकीद बनाया जाए और उसको मज़ा का जामा पहनाते हैं ताकि तंज़ इतना गिरांबार महसूस ना हो। मज़ीद लिखते हैं, ये सुनकर बीवी शशोपंज में पड़ गई, मगर फिर कदरे तौक़ुफ़ से बोली। शशोपंज होता है हैरत ज़दा होना, फौरी तौर पर कोई फ़ैसला ना कर सकना। तौक़ुफ़ यानी थोड़ी देर ठहरना। ठहरने के बाद बोली, आपका हुक्म सर माथे पर, लेकिन फिर सोचती हूँ अगर आपके साथ मैं भी कत्ल हो गई तो आपका स्यापा खुलूसे दिल से कौन करेगा। स्यापा खुलूसे दिल से कौन करेगा। स्यापा करना होता है यानी बुरा भला कहना, बद्दुआ देना।
مزید لکھتے ہیں، ہماری تہذیب کی صدیوں سے یہ روایت ہے کہ خاوند کے سیاپے کے لیے بیوی کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بیوی نے تہذیب کی آڑ لی، سہارا لیا تہذیب کا، اور کہا مجھے اس کا جیون ساتھی ہونا مشکوک نظر آیا۔ جب گھر کے آدمی ساتھ نہ دیں تو کسی غیر سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ چنانچہ کفِ افسوس مل کر غصے سے کہہ دیا، کفِ افسوس ملنا یعنی افسوس کرنا، غصے سے کہہ دیا تمہیں دراصل بیوہ کہلانے کا شوق ہے تو انشاءاللہ 2-4 دنوں میں پورے بول حفظ کر لو۔ میں قتل ہونے کی خواہش کو روک نہیں سکتا اور میں قتل ہونے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے گھر سے 15-20 گز کے فاصلے پر پڑوسی جگن ناتھ کا مکان تھا۔ مکان کے باہر گتے پر جلی حروف میں لکھا تھا، جلی حروف ہوتا ہے موٹے اور نمایاں حروف میں لکھا ہوا تھا، قاتل صاحبان، یہاں 5 دن پہلے ایک قتل ہو چکا ہے، براہ کرم اب کسی اور گھر رجوع کیجیے۔ بورڈ پڑھتے ہی میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ جگن ناتھ ایک بڑے سمگلر کا چمچہ تھا، میٹرک فیل تھا، مگر کتنا خوش نصیب تھا کہ قاتل وہاں ایک قتل کر گئے، مگر میرے نصیب میں کوئی قاتل ہی نہیں۔ بزرگوں نے سچ کہا تھا کہ سیاہ بختی میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے۔ سیاہ بختی سے مراد یہ ہے بد نصیبی، بدقسمتی۔ جگن ناتھ سے میری بول چال بند تھی کیونکہ اسمگلنگ کو میں فعل قبیح سمجھتا تھا، یعنی برا کام، ناپسندیدہ کام۔ لیکن اس کے باوجود میں نے اس کے گھر کی کال بیل بجائی تاکہ اس سے معلوم کروں کہ آپ کے ہاں جو قاتل آیا تھا اس کا ایڈریس اور حلیہ ہی عنایت کر دیجیے۔ میں حاجت مند تھا اور حاجت مند تو چور کو بھی تھانے دار کہہ دیتا ہے۔ جگن ناتھ جی نمودار ہوئے۔ میں نے گلوگیر لہجے میں پوچھا، گلوگیر لہجے میں یعنی رونے کے سے انداز میں جب آواز بھاری ہو جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آنے کی کیفیت، قبلہ آپ کے ہاں کس کا قتل ہوا ہے؟ وہ بولا، میرے چھوٹے بھائی کا، وہ بالکل معصوم اور بے گناہ تھا جی، اس سے تو بہتر تھا قاتل مجھے قتل کر جاتا۔ دراصل وہ قتل مجھے کرنا چاہتا تھا، لیکن اب پوچھو مت جی، قاتل نے ہمارے گھر سے ایک امپورٹڈ VCR اٹھایا۔ امپورٹڈ VCR کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، باہر کے ملک سے منگوایا ہوا درآمد شدہ VCR۔ میرا بھائی اور اس کی بیوی VCR چھیننے کے لیے آگے بڑھے تو قاتل نے میرے بھائی بیچارے پر گولی چلا کر اسے ڈھیر کر دیا، پھر اس کی بیوی کو چھوڑ گئے، VCR لے گئے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، قاتل بڑا دانا معلوم ہوتا ہے، دانا، عقل مند، سیانہ، کام کی چیز لے گیا، بیکار چیز چھوڑ گیا۔ یہاں بھی طنز بھی ہے، مزاح بھی ہے۔ میں نے جگن ناتھ جی سے پوچھا، قاتل کا نام کیا تھا؟ وہ بولے، نام نہیں بتایا۔ میں نے پوچھا، مگر آپ نے جو باہر بورڈ لگا رکھا ہے وہ کون پڑھ سکے گا؟ قاتل حضرات تو ان پڑھ ہوتے ہیں۔ ارے نہیں صاحب، آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ آج کل تو گریجویٹ اور MA پاس نوجوان تک قتل کرتے پھرتے ہیں، قتل کے بعد کار پر ہی لوٹ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں اور کسی ویران جگہ پر جا کر کار کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ کار کو قتل کرنا یعنی کار کا ایکسیڈنٹ کر دینا۔ کار کو کیوں؟ کیونکہ کار بھی چوری کی ہوتی ہے۔ مجھے جگن ناتھ سے بھی بڑی مایوسی ہوئی، گھر میں قتل ہوا اور قاتل کا نام تک معلوم نہ کر سکے۔ تھانے میں نامعلوم قاتل کے خلاف FIR درج کر کے خاموش ہو گئے اور چوری چھپے پھر اسمگلنگ کے دھندے میں لگ گئے۔ چنانچہ میں نے یاسیت مایوسی کے عالم میں پولیس ہیڈ کوارٹر کو پبلک بوتھ سے ٹیلی فون کیا۔
वहाँ एक पुलिस ऑफिसर मेरे क्लास फेलो थे। सोचा शायद वही मेरे लिए कोई कातिल मुहैया कर सकें। टेलीफोन पर अर्ज़ किया, हेलो भरतलाल जी, मेरा कत्ल होने का प्रोग्राम है, क्या आपके पास कोई कातिल दस्तयाब है? जवाब आया, वेरी सॉरी, कातिल तो कोई मौजूद नहीं, कोई और खिदमत बताइए। जी चाहा कह दूँ तुम ही आकर मुझे कत्ल कर दो। तुम्हारे पास पिस्तौल भी मौजूद है, लेकिन इतनी साफ गोई की जुर्रत नहीं हुई। साफ गोई सच कहना, यानी सच कहने की जुर्रत नहीं हुई। पूछा, क्या आपको मालूम है कि शहर में बहुत सी कत्ल की वारदातें हो रही हैं? वो बोले, हाँ हो रही हैं। तो फिर आप कोई कातिल गिरफ्तार नहीं कर सके? कहने लगा, अरे बाबा यही तो मुसीबत है, जब भी किसी मौके वारदात पर पहुंचते हैं कातिल भाग चुके होते हैं। आप घर से लेट चलते होंगे। अजी क्या करें, हमारे कवायदो ज़वाबत ही ऐसे हैं। कवायदो ज़वाबत उसूलो कवानीन। मैंने फिर अपनी मालूमात के लिए पूछ लिया, लेकिन ये तो आप मालूम कर सकते होंगे कि कत्ल की ये मुसलसल वारदातें क्यों हो रही हैं। वो बोला, 5 बड़े पुलिस अफसरों की हाई पावर कमेटी बना दी गई है जो इन वारदातों के पस मंज़र की रिपोर्ट तैयार करेगी, मगर आप क्यों कत्ल होने के लिए बेचैन हो रहे हैं? जी ऊब गया है दुनिया से। जी ऊब जाना, दिल उचाट हो जाना। तो फिर खुदा से दुआ कीजिए, उसके पास कातिलों की कोई कमी नहीं, वो भी कर चुका, मगर लगता है खुदा भी गैर जानिबदार हो गया है। उसने ये कहकर गैर जानिबदार हो गया है, यानी कि इंसाफ करने वाला हो गया है। उसने ये कहकर मुझे तसल्ली दी कि 8-10 दिन इंतज़ार कीजिए, शायद मैं किसी कातिल का पर बंद कर आपकी खिदमत में भेज सकूं। पर बंद कर होता है ये इंतज़ाम करके, बंदोबस्त करके मैं आपकी खिदमत में भेज सकूं। कातिल की तलाश में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, और कातिल के बगैर कत्ल होना बिल्कुल ऐसे था जैसे पानी मिले दूध की छाछ में से मक्खन निकालना हो। छाछ लस्सी को कहते हैं, तो वो कहते हैं कि पानी मिले दूध, यानी ऐसा दूध जिसमें पानी की मिलावट हो, बहुत ज़्यादा पानी हो, तो उसमें से कैसे उसकी लस्सी में से मक्खन कैसे निकलेगा। मगर इसके बावजूद हर रोज़ 1-2 कत्ल होने की ख़बरें आ रही थी। गवर्नमेंट हर रोज़ बयान दे रही थी कि कातिलों की खोज मुसलसल हो रही है, मगर इस सिलसिले में आवाम को भी गवर्नमेंट से ताउन करना चाहिए। शायद मतलब ये था कि जो आदमी कत्ल होने लगे, मरने से पहले गवर्नमेंट को कातिल का हुलिया ज़रूर बता जाए। अचानक ख्याल आया, शोभान क्राइम ब्रांच रिपोर्टर से रुजू किया जाए, यकीनन वो कोई माकूल कातिल मुझे तलाश कर देगा। चुनाचे उसके घर मैंने टेलीफ़ोन किया, हेलो, मुझे शोभानंद जी से मिला दीजिए। भर्राते हुए गले वाली ज़नाना आवाज़ ने जवाब दिया, आह वो परसों कत्ल हो चुके हैं।